गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट डिजीज़ कंडीशन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ अस्थमा के बारे में, और उसी तरह की आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम जानते हैं सीओपीडी के नाम से, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जिसको अपन कहते हैं सीओपीडी। उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे से समझने के लिए इस डिजीज़ के बारे में जो भी आपके डाउट्स है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट तक भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि सीओपीडी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो क्लियर हो सके और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनका आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीओपीडी की डेफिनेशन के बारे में। तो इट इज़ ए क्रोनिक लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्रोनिक डिजीज है। जिस तरह से अस्थमा भी क्रोनिक डिजीज थी, उसी तरह ये भी क्रोनिक डिजीज है और इसमें क्या होता है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज कोज्ड बाय अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। अस्थमा के कारण, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण एंड एम्फाइसेमा के कारण क्रोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देन प्रोग्रेसिव एयर फ्लो लिमिटेशंस अकर। इसके अंदर प्रोग्रेसिव एयर फ्लो लिमिटेशंस होती है, मीन्स एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगता है, लिमिटेशंस आने लगती है और ये प्रोग्रेस होती है, मीन्स रिकवर नहीं होता, प्रोग्रेस होती जाती है। जैसे जैसे डिजीज़ सीवियर होगी वैसे वैसे एयर फ्लो के अंदर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगेगा। एंड एसोसिएटेड विथ एन अबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, अबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिवर्सेबल। जिस कंडीशन को वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, मीन्स जितने लंग्स डैमेज होंगे उनको वापस अपन ठीक नहीं कर पाते इस डिजीज़ में। देन इसके मीन्स ये डिजीज़ तीन डिजीज़ का अपन कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। इस डिजीज़ के अंदर, सीओपीडी के अंदर तीन डिजीज़ अपने को देखने को मिलती है। एक तो अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। अस्थमा क्या करता है, इन्फ्लाम्ड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे विच ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो। अस्थमा में क्या होता है, एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल से हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। देन सेकंड, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड सेक्रेशन। म्यूकस का सेक्रेशन होता है। जो रेस्पिरेटरी की गोबलेट सेल थी, अपन ने पढ़ा था इन्फ्लामेशन होने पर उन गोबलेट्स सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और वो एक्सेस अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे इस सीओपीडी के अंदर ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा, एक्सेस म्यूकस का प्रोडक्शन होगा और वो म्यूकस भी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करेगा। देन थर्ड डिजीज इसके अंदर देखने को मिलती है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो एल्वियोले होते हैं, लंग्स के ही फंक्शनल यूनिट होते हैं, उनके ही वाल्स के अंदर डिस्टेंशन हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, एल्वियोले की साइज़ बड़ी हो जाती है, वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं। और जो एल्वियोले डिस्टेंडेड हो जाएगा, जिस एल्वियोले की हाइपरट्रोफी होगी, वो एल्वियोले गैस एक्सचेंज नहीं कर पाता, एल्वियोले गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से लंग्स का फंक्शंस भी डिफेक्टिव हो जाएगा, लंग्स भी प्रॉपर अमाउंट में गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें होगी, एयरवे पतला हो जाएगा, अस्थमा की वजह से एयरवे के अंदर नैरोइंग हो जाएगी। देन म्यूकस एक्यूमुलेशन की वजह से एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगा और लंग्स भी प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। इन तीनों डिजीज़ के कारण रेस्पिरेटरी के अंदर सीवियर डिस्टर्बेंस आते हैं, सीवियर एयरवे लिमिटेशंस अकर हो जाती है। तो इस तरह से इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो हो रहा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये नॉर्मल ब्रोंकस है और इस ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन होने के कारण म्यूकस का एक्यूमुलेशन हुआ और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, जो रास्ता था एयरवे का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो ब्रोंकाइटिस हो गया, रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। उसी तरह यहाँ का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, उसके अंदर नैरोइंग हो गई अस्थमा के कारण।
देन एम्फाइसेमा के कारण ये जो नॉर्मल एल्वियोलाई है उसके अंदर डिस्टेंशन हो गया, हाइपरट्रोफी हो गई, तो अब ये एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएगी। तो इन तीनों डिजीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा, तीनों की मिलीजुली कंबाइंड डिजीज होती है अपने COPD। देन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर की। तो कुछ इटियोलॉजिकल कोज और रिस्क फैक्टर इसके लिए जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होते हैं सिगरेट स्मोकिंग, देन हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी मीन्स ये एक प्रोटीन होता है जो ह्यूमन जीन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर किसी पर्सन के जीन के अंदर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर भी COPD डेवलप होने की ज़्यादा रिस्क रहती है। वो पर्सन ज़्यादा प्रोन होता है COPD अगर होने के लिए। और ये जीन अगर ऐसा डिफेक्टिव जीन किसी के अंदर प्रेजेंट है, मीन्स अगर किसी पर्सन के अंदर ऐसा जीन है जिनके अंदर अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन अब्सेंट है, तो वो जीन हेरिडिट्रिकल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। देन एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग। एक्टिवली स्मोकिंग करने वालों के अंदर, पैसिवली स्मोकिंग करने वालों के अंदर। देन ऑक्यूपेशनल स्मोकिंग मीन्स ऐसी जगह काम करने वाले लोग जहाँ पे ज़्यादा स्मोक होता है, जहाँ ज़्यादा धुआं होता है, जैसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, उनके अंदर ज़्यादा डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। देन एयर पोल्यूशन के कारण। देन कुछ इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप्टोकोकल, हीमोफिमस इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा, ये भी COPD कोज कर सकते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ COPD। अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री में COPD डिजीज है तो वो भी मोर प्रोन होता है COPD डेवलप होने के लिए। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन इटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर होते हैं COPD डेवलप होने के लिए। देन पैथोफिजियोलॉजिकली बात की जाए तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी इस प्रकार होती है। सबसे पहले जो भी कारण होगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्या होगा, अफेक्ट सीलियरी क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो भी कारण होंगे इसके, अस्थमा, COPD, एम्फाइसेमा, इनकी वजह से क्या होगा, जो सीलियरी क्लियरिंग मैकेनिज्म होती है हमारे एयरवे के अंदर, सीलिया पाए जाते हैं जो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकने का काम करते हैं, तो वो सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा। देन ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। देन इससे क्या होगा, एयर फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड एयर बिकम ट्रैप्ड बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और जो एयर थी वो ऑब्स्ट्रक्शन से पहले या ऑब्स्ट्रक्शन से बाद ट्रैप्ड हो जाएगी। मीन्स जो लंग्स के अंदर एयर थी वो वहीं रह जाएगी, बाहर वापस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस जिस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयर के पासेज को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। देन एल्वियोलाई ग्रेटली डिस्टेंडेड एंड लंग कैपेसिटी डिक्रीज। तो इस तरह से क्या होगा, एयर ट्रैप होने के कारण एल्वियोले के अंदर डिस्टेंशन हो जाएगा, एल्वियोले साइज में बड़े हो जाएंगे और जिन एल्वियोले के अंदर डिस्टेंशन आएगा वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे और लंग्स की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देन इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड। इसके साथ ही ब्रोंकाइटिस के कारण जो गोबलेट सेल थी वो एक्सेस अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन करेगी। देन प्रोड्यूस मोर इरिटेशन एंड इन्फेक्शन। तो ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होने के कारण इरिटेशन से डेवलप होगा और इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा और ये सारे फैक्टर्स मिलके लंग्स को डैमेज करेंगे, डैमेज टू द लंग्स। तो इस तरह से ये पैथोफिजियोलॉजी होती है जो आगे जाके कुछ सिम्टम्स डेवलप करती है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द COPD, जो इस प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डिसअपनिया देखने को मिलता है इस पेशेंट के अंदर। देन विजिंग साउंड, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट के अंदर टाइटनेस। देन एडिमा इन एंकल, एडिमा एंकल के अंदर एडिमा। साइनोसिस ऑफ लिप्स एंड टंग्स के अंदर साइनोसिस। देन क्लबिंग ऑफ फिंगर्स का क्लबिंग देखने को मिलती है। देन प्रोडक्टिव कफ, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, पेशेंट ज़्यादा वर्क को, ज़्यादा एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाता क्योंकि एयरवे लिमिटेशन से इसके अंदर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी और ऑलरेडी उसका रेस्पिरेशन डिप्लेटेड है, तो अच्छे से ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज के कारण और उसके अंदर साइनोसिस प्रोग्रेस होने की रिस्क रहती है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कफ, क्योंकि एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण, ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होने के कारण उसके ज़्यादा कफिंग देखने को मिलेगी।
देन इंक्रीज द एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट, जिसको अपन कहते हैं बैरल चेस्ट। यूजुअली क्या होता है, एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर के कंपैरिजन में लेटरल डायमीटर चेस्ट का ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा तो सिलेंडर शेप की चेस्ट हो जाएगी या चेस्ट राउंड शेप की देखने को मिलेगी, जिसको अपन कहते हैं बैरल शेप्ड चेस्ट। जिस तरह से आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो, फर्स्ट इमेज है साइनोसिस अराउंड टंग्स एंड लिप। यहाँ पे लिप्स और टंग्स का ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लू डिस्कलरेशन हो गया, जिसको अपन कहते हैं साइनोसिस। सेकंड इमेज है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स की, मीन्स साइनोसिस के कारण इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई के कारण या हाइपोक्सिया के कारण जो नेल्स है उनके अंदर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी डेवलप हो गई है, जिसको अपन कहते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर। देन थर्ड इमेज के अंदर देख रहे हो बैरल चेस्ट, मीन्स चेस्ट का जो एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो लेटरल डायमीटर के कंपैरिजन में बढ़ गया है और चेस्ट बैरल शेप की डेवलप हो गई है। तो ये तीन मोस्ट कॉमन साइन होते हैं जो, और इन तीनों में ही सबसे कॉमन बैरल शेप्ड चेस्ट सीओपीडी के अंदर देखने को मिलता है। देन अगर किसी पर्सन को सीओपीडी डेवलप हो गई तो अपन उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, किस तरह से अपन उसको डायग्नोस करें, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं, जैसे सच एज लंग फंक्शन टेस्ट करवाते हैं अपन, चेस्ट एक्सरे बैरल शेप्ड चेस्ट को अपन डायग्नोस पता लगाने के लिए। वैसे बैरल शेप्ड चेस्ट तो फिजिकल एग्जामिनेशन से अपन असेस कर पाते हैं, लेकिन जो म्यूकस कलेक्ट हो रखा है उसको या जो एल्यूले डैमेज हो रखे हैं उनको डायग्नोस करने के लिए अपन चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन करवाते हैं। देन गैस एक्सचेंज किस प्रकार हो रहा है, कितना इम्पेयरमेंट है उसके अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल, CO2 लेवल, ब्लड की पीएच को असेस करने के लिए एबीजी एनालिसिस किया जाता है। देन कैपिलरी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन को असेस करने के लिए, हाइपोक्सेमिया की कंडीशन को असेस करने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री। देन अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन लेवल को असेस करते हैं। देन अगर कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कोज भी प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पुटम स्पेसिमेन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं सीओपीडी का डायग्नोस करने के लिए। देन इसके बाद बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो इसका सीओपीडी वैसे अपन ने पढ़ा है कि नॉन रिवर्सिबल डिजीज है, मीन्स लंग्स को जो डैमेज हो गया उसको वापस अपन ठीक नहीं कर सकते, कंडीशन को वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो मैनेजमेंट का अपना गोल इस तरह से होता है टू इम्प्रूव वेंटिलेशन। पेशेंट को जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से रेस्पिरेशन के अंदर डिप्लेशंस डेवलप हो रखे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको दूर करके उसके ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करेंगे, वेंटिलेशन को बढ़ाएंगे। देन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, जो इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। देन अदर जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव किया जा सकता है। देन उसकी एक्टिविटी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट कैटेगरी अपन बढ़ते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इसका मेन जो कोज अपन ने पढ़ा कि स्मोकिंग, ज़्यादातर सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं उनका कॉमन कोज होता है स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग या ऑक्यूपेशनल स्मोकिंग। तो अगर कोई एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग सेशन, स्मोकिंग को स्टॉप करवाएंगे, लेकिन इसको सडनली अपन नहीं करवा सकते। तो यूजिंग निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज करते हुए स्मोकिंग को स्टॉप करवाएंगे। देन इसके अलावा ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज करेंगे जैसे थियोफाइलिन। देन कोर्टिकोस्टेरॉइड सच एज डेक्सामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिजोन। कुछ म्यूकोलाइटिक ड्रग्स जैसे ग्यूफेनेसिन, पोटेशियम आयोडाइड, एनसिस्टाइलिन, ये एंटी म्यूकोलाइटिक ड्रग है जो म्यूकस एक्यूमुलेट हो रखा है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। देन बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट यूज करेंगे, जो क्या करती है, बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा था उसको रिलैक्स करवाएगी, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करवा के ब्रोंकस का डायलेटेशन करवाने का काम करती है। जैसे साल्मेट्रोल, लिवोसाल्ब्यूटामोल, टर्बुटेलिन, ये ड्रग्स अपन यूज करते हैं। देन कुछ एंटीबायोटिक्स, अगर कोई इन्फेक्टिव कोज रेस्पॉन्सिबल है तो अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स ड्रग भी अपन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन इसके अलावा इम्यूनाइजेशन,
जो सीओपीडी के पेशेंट है उसको इन्फ्लूजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ताकि जो दूसरे फर्दर कॉम्प्लिकेशन है डिजीज के वो डेवलप होने से अपन प्रिवेंट कर सके। देन अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इन सब पेशेंट विथ सीवियर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन बाय इंजेक्शन, मीन्स जिनके अंदर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कमी है, उनके अंदर इंजेक्शन के थ्रू ये प्रोटीन एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन सिर्फ जो सीवियर कंडीशन है उन लोगों के अंदर, और एक चीज़ और कि ये सिर्फ इस कोज को ट्रीट करता है, ना कि सीओपीडी को। तो ये अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी अदर पेशेंट के अंदर हेल्पफुल नहीं होती। देन बात करते हैं कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की जो हेल्पफुल होते हैं इसके अंदर, जैसे नेबुलाइजेशन की जो अपन ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्टर कर रहे थे उनको इनहेलेशन के थ्रू भी अपन देते हैं ताकि सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जा सके। देन ऑक्सीजन थेरेपी जो 1 to 3 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। देन रिमूव ब्रोंकियल सेक्रेशंस, जो ब्रोंकस के अंदर एक्सेस सेक्रेशन हो रखा है उनको रिमूव करते हैं, जिसके लिए अपन नेबुलाइजेशन यूज करते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर अपन अप्लाई करके रिमूव कर सकते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज के थ्रू और चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू। इन सारे मेथड्स को यूज करके अपन सिम्टम्स से रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं। देन कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी होते हैं जो अपन सीओपीडी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जैसे बुलेक्टमी, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन। ये 3 इम्पोर्टेंट सर्जरीज है जिनको अपन सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए डिजीज को प्रोग्रेस होने से रोकने के लिए अपन यूज करते हैं। इस प्रकार है तीनों सर्जरी: बुलेक्टमी, लंग वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, रिडक्शन सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो इनको जनरल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बुलेक्टमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच डायलेटेड एयर स्पेस और बुलाई इन लंग्स पेरेन्काइमा आर रिमूव्ड, मीन्स लंग्स के अंदर जो डायलेटेड एयर स्पेस बना है, जो एल्यूलाई डैमेज होके, जो डिस्टेंडेड होके जो स्पेस बन गया, उसको कहा जाता है बुलाई। तो उस बुलाई को रिमूव किया जाता है। जब वो डिस्टेंडेड बुलाई अपन रिमूव कर लेंगे तो लंग्स के अंदर बाकी एल्यूलाई को फंक्शन करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और लंग्स कैपेसिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से उसको रिमूव करके बुलेक्टमी परफॉर्म करते हैं। देन लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव डिजीज्ड इम्पाइसेमेटस लंग टिश्यू। लंग्स के जिन टिश्यू के अंदर इम्पाइसेमा हो गया, डेवलप हो गया, उन टिश्यू को रिमूव किया जाता है। देन दिस प्रोसीजर reduces the size of an inflated lungs and allow the expansion to the remaining फंक्शनिंग लंग्स, मीन्स जो अफेक्टेड जिन पार्ट के अंदर एम्फाइसेमा डेवलप हो गया, जो ओवर डिस्टेंडेड हो गए, उनको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेंगे। उनको रिमूव कर लेंगे तो एक तो लंग्स की साइज़ थोड़ी कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, और बाकी की जो नॉर्मल लंग्स सेल्स है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। तो इस तरह से ये अपन करते हैं लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। देन लास्ट सर्जरी लंग्स ट्रांसप्लांटेशन। अगर सीवियर कंडीशन है पेशेंट की तो उस कंडीशन में लंग्स को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। जो ट्रांसप्लांट किए जाने वाला लंग है वो किसी डोनर से लिया जाता है। डोनर लिविंग डोनर भी हो सकता है या कैडेवर डोनर भी हो सकता है। देन बात करते हैं इस डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की। तो अगर इस डिजीज़ का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया जाए, ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। सीवियर टाइप के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर, निमोनिया, एटलेक्टेसिस, न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इन कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिटेल से नेक्स्ट अपन लेक्चर कंडक्ट करते जाएंगे, तब अलग अलग डिस्कस करते जाएंगे। तो बाकी ये थी जनरल सी आज की हमारी डिजीज़ कंडीशन सीओपीडी या का सीओपीडी। थैंक यू।